May I request Shivali and Shaila to come and give the bouquet of flowers to Dipali ji. Dipali stormed the citadel of music when she was only 9 years old, walking away with prizes and awards galore. Her recently released solo for the film Churiya has been very well received. She represented Gujarat State in the Saregama Mega Challenge and was a winner and won the hearts of audiences and the judges. And I'm very sure she's going to win the hearts of everybody here today. So again, a big round of applause for Dipali ji. Good evening, ladies and gentlemen. It's a pleasure to be here today, and it's a pleasure to be a part of such a noble charity that Ekal Vidyalaya is doing over here. Today's program is called Bollywood Milestones. Bollywood Milestones is a journey right from 1960s to 2012. Because whenever we perform in the US, we have very diverse audiences. There are some people who would like to hear new songs, there are some people who would like to hear old numbers, there are some people who want to dance, some people want to hear soft, romantic, melodious numbers. So we have given this name so that we can cover all kinds of genres of music. बॉलीवुड में कई ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने अपने काम के द्वारा एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया that they have become like milestones. So we will present songs from such maestros. फिर वो चाहे म्यूजिक डायरेक्टर्स हों, सिंगर्स हों या एक्टर्स हों. तो सबसे पहले जिस बॉलीवुड माइलस्टोन के गाने मैं आपके सामने पेश करूँगी, शायद बॉलीवुड म्यूजिक में उनका सबसे बड़ा मुकाम है. जी हाँ, उनका नाम है श्री लता मंगेशकर. लता जी को माँ सरस्वती का दूसरा रूप भी कहा जाता है. तो लता जी के दो खूबसूरत नगमे मैं लाई हूँ आज आपके लिए. See
इस सफ़र को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। 1960s में एक और बड़ी मज़ेदार आवाज़ आई थी। इस आवाज़ का नाम था गीता दत्त। जी हाँ, गीता दत्त जी ने बड़े ही कम गाने गाए, लेकिन जितने भी गाने गाए सुपर हिट हुए। लोगों ने इनका अंदाज़ बहुत ही पसंद किया। इनका अंदाज़ बहुत ही अलग था, बड़ी इनोसेंस थी इनकी आवाज़ में। तो मैं गीता दत्त जी के 2 गाने आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। मैं मेरे साथी कलाकार को स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ। इनका नाम है समीर दाते। समीर जी के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बताना चाहती हूँ। समीर जी बिलोंग्स टू अ वेरी रिनाउंड म्यूजिकल फैमिली। समीर जी के पिताजी श्री रवि दाते इज अ वेरी वेल नोन गजल कंपोजर। हिज अंकल अरुण दाते इज अ वेरी वेल नोन सिंगर। समीर जी ने संगीत की तालीम श्री सुरेश वाडकर जी से ली है। आपने समीर जी की आवाज़ बहुत सारी फिल्मों में सुनी होगी,
जैसे कि फौज, परंपरा, जज्बात, इमोशनल अत्याचार एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समीर जी ने ढेर सारे प्रोग्राम्स किए हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। समीर जी वो हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को कंसीव किया। ये पूरे प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट समीर जी का है और समीर जी की वजह से हम आज यहाँ पे हैं। समीर जी is a very very lovely performer on stage as you will see. So put your hands together for Shri Sameer Date. थैंक यू सो मच दीपाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दो कारणों से मैं दीपाली जी का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। सबसे पहला कारण तो ये कि इन्होंने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरा, और दूसरा कारण ये कि अंदर चेंजिंग रूम में ठंड बहुत थी, तो मैं वेट कर रहा था कि आप कब मुझे बुलाएं, और ये गर्मी में थोड़ी सेक लूँ। लाइन बहुत ज़्यादा आपको नहीं लगी? नहीं, ठीक है, कोई नहीं। तो दोस्तों, दीपाली जी ने आपको प्रोग्राम के बारे में बताया है। मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि आज जो हमारा यहाँ पर उपस्थित होने का उद्देश्य है, आपका और हमारा, वो सिर्फ म्यूज़िक एंजॉय करना ये न हो के एकल विद्यालय जो गरीब बच्चों के लिए हिंदुस्तान में कार्य कर रहा है, उनकी उन्नति के लिए, वो उसे सपोर्ट करना, ये हमारा आज का उद्देश्य है। हमें मौका मिला एक स्कूल विजिट करने का महाराष्ट्र में, तो बिल्कुल वहाँ जाकर हमने जो देखा उससे हमारी आंखें खुल गई। इससे पहले कि हम उस स्कूल गए, मुझे एकल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो मुझे लगा था हाँ ठीक है, कोई चैरिटी होगी, कई सारी चैरिटीज़ होती हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमने पाया कि जो बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं वो बिल्कुल समाज के निचले स्तर से आते हैं वो। और ये जो स्कूल है एकल का, दिस इज आई वुड से द हाईलाइट ऑफ देयर डे। अगर ये स्कूल नहीं होता तो शायद वो अपने माँ बाप के साथ खेती करते, या तो कोई हार्ड लेबर करते, जो भी काम उनके माता पिता करते हैं वही ये बच्चे भी करते। बच्चों की उम्र 5 साल से लेकर 15 साल तक है। आप सब लोग अपने देश से दूर यहाँ पे आकर बसे हैं, अपने शिक्षण और अपनी मेहनत के बलबूते पर आपने यहाँ पर नाम, शोहरत, पैसा कमाया है। तो आप लोगों से ज़्यादा शायद एजुकेशन की इम्पोर्टेंस कोई नहीं समझ सकेगा। तो एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ एनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बहुत ज़रूरी है जो एकल विद्यालय हिंदुस्तान में काम कर रही है, ये बहुत ज़रूरी काम है। और इसीलिए इवन वी एज आर्टिस्ट, हम लोग बहुत सारे कॉन्सर्ट्स करते हैं, व्यवसाय में हम बहुत बिजी रहते हैं, जैसे आप लोग भी रहते हैं। लेकिन हमें भी यही लगा कि जब एकल विद्यालय ने हमसे पूछा कि वी वुड लाइक टू डू 42 कॉन्सर्ट्स ऑल ओवर द यूएस ओवर 4 मंथ्स, काफ़ी लंबा कमिटमेंट था 4 मंथ्स का। लेकिन जब हमने इसे इस सोशल एंगल में देखा कि अगर हम नॉट एज सिंगर्स बट एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, एज प्राउड सिटीजन्स ऑफ इंडिया, अगर हम अपनी जिंदगी के 4 महीने इस नोबल कॉज, इस नोबल चैरिटी के साथ जुड़कर देश के बच्चों की उन्नति के लिए काम करें, तो आई थिंक दैट इज द लीस्ट दैट बोथ ऑफ अस कुड हैव डन। दैट इज द रीजन व्हाई वी चोज टू पार्टनर विद एकल विद्यालय। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि आप लोग आज म्यूजिक तो एंजॉय करेंगे ही, लेकिन ये जो उद्देश्य है गरीब बच्चों की शैक्षणिक उद्धार का, इसे आप नजरअंदाज मत कीजिए। प्लीज ओपन योर हार्ट्स एंड ऑल्सो योर चेक बुक्स टू दिस चैरिटी। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अब म्यूजिकल सफर आगे बढ़ाते हैं। दीपाली जी हैं to these guys? Okay. So before we start, little bit of
introductions. Let me introduce my band to you. On the keyboards we have Shri Samit Poddar. और ऑक्टोपैड पे we have श्री संजीत बिरहा. And also I must acknowledge the presence of Shri Minesh Shah, who is doing our sound. आज जो का साउंड आप सुन रहे हैं ये मिनेश जी की का काम है. So we thank him. He has come all the way from Maryland for us. Thank you Minesh भाई. Thank you so much. दोस्तों, जैसे कि मैं कह रहा था कि दीपाली जी ने 1950s और 60s के नगमे पेश किए लता जी की और गीता दत्त जी की आवाज में. मैं कुछ उल्टा करने वाला हूँ. मैं शुरुआत करूंगा 2000 से. अगर 2000 के बाद किसी भी एक्टर ने रियल इंप्रेशन छोड़ा है पूरी जनरेशन पे तो वो है शाहरुख खान. उनका गीत मैं पेश कर रहा हूँ. फिल्म का नाम है रब ने बना दी जोड़ी और गीत है तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ. तू ही
मच। अब मैं दीपाली से पूछना चाहूँगा कि अगला कौन सा गीत पेश करेंगी। हमने सिंगर्स का अंदाज पेश किया। हमने सिंगर्स का अंदाज पेश किया, एक्टर्स का अंदाज पेश किया। अब हम म्यूज़िक डायरेक्टर्स का अंदाज पेश करेंगे। तो जब म्यूज़िक डायरेक्टर की बात आती है तो सबसे पहला नाम जो मेरे जहन में आता है वो है पंचम दा का, R.D. बर्मन जी का। R.D. बर्मन जी ने बहुत सारे अलग अलग रिदम पैटर्न्स इंट्रोड्यूस किए, नए नए साउंड्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया। ऐसा कहते हैं कि पंचम दा वॉज मच मच अहेड ऑफ हिज टाइम्स। आज के कितने ही म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जो पंचम दा से इंस्पायर होते हैं। पंचम दा साउंड्स के लिए इतने क्रेजी थे कि ऐसा सुना क्या है, मैंने आशा जी का इंटरव्यू पढ़ा था कि उनके किचन से बर्तन गायब हो जाते थे क्योंकि पंचम दा कभी ग्लास, कभी चम्मच, कभी बर्तन, कभी थाली लेके बजाते थे, कंघी लेके बजाते थे। तो आशा जी बड़ा कंप्लेन करते थे कि पंचम मेरे बर्तन तो मत लेके जाया करो। मैंने ये भी सुना है कि उनके घर में कुकिंग बहुत कम होती थी क्योंकि बर्तन नहीं बचते थे। इज दैट ट्रू? जी हाँ, तो कुकिंग नहीं हो तो क्या प्रॉब्लम है। यहाँ के लोग भी तो कहाँ इतनी कुकिंग करते, सब फास्ट फूड खाते हैं। अच्छा, यहाँ के लोग फास्ट फूड खाते हैं? जी हाँ, मैकडॉनल्ड्स। ऐसा मैंने सुना था। हम लोग जब एकल की टूर पे निकले, वैसे मैं बता दूं कि हिंदुस्तान में आप सब जानते होंगे, स्पेशली हमारी लाइफ में गाना, सोना और खाना ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें होती हैं। तो जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने हमसे पूछा कि भैया जा रहे हो 4 महीने के लिए, खाने पीने का क्या करोगे? तो हमने कहा यार वहाँ पर जाकर तो क्या है, वहाँ पे तो गली गली नुक्कड़ पर फास्ट फूड जॉइंट्स होते हैं, मैकडॉनल्ड्स, KFC, बर्गर किंग, क्या क्या नहीं होता वहाँ पे। तो 4 महीने तो यूँ बीत जाएंगे। तो ऐसा हमने सोचा था। जब हम यहाँ आए बिल्कुल 7 दिनों में हम अपनी देसी औकात पे आ गए कि भैया ये क्या खाना है, दाल भात दो हमको। दाल भात तो नहीं मिला, लेकिन दोस्तों ने फिर ये बताया यहाँ पे कि भैया ये फास्ट फूड मत खाओ क्योंकि ये बहुत फैटनिंग होता है, इसमें ऑयल बहुत होता है। तो किसी ने कहा कि सबवे खाओ, सबवे बड़ा हेल्दी होता है। आप लोग सबवे खाते हैं? खाते हैं? नहीं खाते, हमको खिलाते हैं। अच्छा होता है सबवे। तो लोगों ने कहा सबवे खाइए। तो अब सबवे जाकर भी एक दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। प्रॉब्लम ये है कि आपको ये पता होगा कि आपके इस देश में हर चीज़ पे डील होती है। आपको पता होगा, एक चाहिए 5 खरीदो, आपको जरूरत नहीं लेकिन 5 खरीदो। तो ये बड़ा, मैं भी डील का शिकार बना। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैं गाड़ी से हम लोग जा रहे थे, अक्सर फ्राइडे संडे शोज होते हैं तो काफ़ी थकान हो जाती है। तो सर दुख रहा था मेरा, तो एक वॉलग्रीन मुझे नजर आया। तो मैंने भाई साहब से कहा कि जरा रोक दीजिए, मैं जाके कोई टैबलेट या कोई बाम वाम ले लेता हूँ अंदर से। मैं वॉलग्रीन के अंदर गया। 20 मिनट के बाद मैं बाहर निकला, मेरे हाथ में 4 टी-शर्ट थे जो मैंने $10 में खरीदे थे, और जो दवाई लेने गया था वो मैं लेना भूल गया। तो ये दिस इज द इफेक्ट ऑफ द डील्स। वैसे ही जब हम सबवे गए तो आपको पता होगा कि सबवे में वो काफ़ी बड़ा वाला होता है, 1 फुट लॉन्ग बोलते हैं उसको, फुट लॉन्ग, राइट? तो फुट लॉन्ग काफ़ी बड़ा होता है, तो उसमें काफ़ी वो भरते हैं माल मसाला। तो हमने कहा यार इतना नहीं, आधा दो से। तो अब वो जो लेडी बेच रही थी उसने मुझसे कहा, सर इफ यू बाय हाफ इट्स $4.5, बट इफ यू स्पेंड $5, 50 सेंट्स मोर, यू गेट द फुल थिंग। अब उसको ये नहीं पता कि हम देसी हैं, हम 50 सेंट के लिए आधा नहीं छोड़ने वाले। तो जब अधिक की जरूरत है हम पूरा खाने लगे। और ये भी हुआ, मेरा तो पर्सनल नुकसान ये हुआ कि $4.5 का मैं खरीदा था, 50 सेंट का ये खा जाती थी। इसीलिए ये ऐसी है और मैं ऐसा हूँ। इनका नुकसान बचाने के लिए मैंने इनको एक आइडिया दी। मैंने कहा देखिए ये जो ड्रेसिंग होता है वो हम डालते हैं, उसको सेपरेटली बांध के लेके जाते, आधा सुबह खाएंगे आधा शाम को खाएंगे, तो $5 में पूरे दिन का काम हो जाता है। तो दोस्तों ये खाने पीने में तो बहुत सारी बातें और हो सकती हैं। अब म्यूजिक की तरफ फिर मुड़ते हैं और पेश करते हैं सदाबहार गीत R.D. बर्मन जी का, यादों की बारात फिल्म का। The ravishing Zeenat Aman strumming the guitar। बड़ा ही पॉपुलर गाना है, आप लोगों ने सुना
Panchamla was inspired by a very well-known English number. थैंक यू दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद जैसे आर डी बर्मन की बात की तो एक नई फिल्म का गाना हम पेश करने वाले हैं
लेकिन ये गाना ही नहीं बल्कि ये शायद पूरी फिल्म ही बंगाल के कल्चर पे बेस्ड थी और इसमें बहुत फ्लेवर था आर डी बर्मन जी की म्यूजिक का। फिल्म का नाम था परिणीता। आप लोगों ने फिल्म देखी होगी और इस फिल्म से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक नई अदाकारा मिली जिनका नाम है विद्या बालन। हम भी खुशनसीब हैं कि हमारे साथ भी आज एक विद्या बालन जी है। डोंट यू थिंक शी लुक्स लाइक विद्या बालन? इफ यस प्लीज क्लैप। आप जब भी ऐसा कहते हैं तो मुझे रामगढ़ के शोले याद आते हैं, सारे डुप्लीकेट्स। दोस्तों, अमेरिका में एक और मुझे बहुत ताज्जुब मतलब बहुत अच्छा लगता है देख के, जब हम गाड़ी में जाते हैं तो ये जीपीएस होता है आप लोगों का, आप जानते हैं, ऑब्वियसली ऑल ऑफ यू नो। तो मैंने परसों एक मोबाइल फ़ोन खरीदा जिसके अंदर सब कुछ है, तो उसके अंदर वो 4G कनेक्शन भी है, तो इसके अंदर जीपीएस है। तो मैं बैठ के लोगों को बता रहा हूँ कहाँ जाना है। तो मुझे इससे बड़ी मज़ेदार बात याद आई कि पहली बार जब मैंने जीपीएस देखा यहाँ पे, तो बिल्कुल मैं गाड़ी में बैठा और एक बहुत ही सुंदर मतलब आवाज़ सुंदर थी, सुंदर सी कन्या बिल्कुल डायरेक्शन देने लगी, टेक लेफ्ट टेक राइट। तो बिल्कुल घरेलू माहौल बन गया एकदम। तो बड़ा मजा आया सुन के, बिल्कुल पहुंचा भी दिया उसने। अब हिंदुस्तान में हालत ये है कि अभी तक जीपीएस आया है, बट जब जीपीएस होता है तो नो एंट्री हो जाती है, तो जीपीएस का फायदा नहीं। कभी वो रोड खोद के रखते हैं तो वहाँ घुस नहीं सकते। तो लेकिन इंडिया में जीपीएस की स्टाइल थोड़ी और है, मैं आपको बताऊँ, पता पूछने की। वैसे तो हम लोग विंडो रोल करके अरे भैया ये कहाँ है ऐसे पूछ लेते हैं, लेकिन जब हम ये टूर करने वाले थे तो दीपाली जी के घर पे मुझे जाना था। तो मैंने दीपाली जी को फ़ोन लगाया, मैंने कहा दीपाली मुझे डिस्कस करना है तुम्हारे साथ आके, तो तुम्हारे घर का पता मुझे समझाओ। मैंने पहले पोस्टल एड्रेस मांगा, तो नहीं बहुत सिंपल है, मैं बताती हूँ कैसे आना है। मैंने बोला ठीक है बताओ। तो कहा ठीक है तुम घाटकोपर स्टेशन आ जाना, यू नो द रोड, LBS रोड आता है। मुझे हाँ मुझे वो पता है। अच्छा वहाँ से राइट टर्न ले लो। तो मैंने बोला ठीक है ले लिया। फिर कहा इन्होंने बिल्कुल सीधे आओ, 3 जंक्शन छोड़ के लेफ्ट ले लेना। मैंने बोला वो भी ठीक है। 3 जंक्शन छोड़ के कैफे कॉफी डे का दुकान था, वहाँ से लेफ्ट ले लिया। फिर इन्होंने मुझे बहुत लाजवाब जीपीएस का डायरेक्शन दिया। फिर ये मुझे इन्होंने कहा वहाँ से थोड़ा सा आगे आओगे तो राइट साइड में तुम्हें एक गाय बैठी दिखेगी। लेकिन समीर वहाँ पे गाय बैठती है क्योंकि मंदिर है, और हिंदुस्तान में मंदिर के बाहर हमेशा गाय होती है। अच्छा उस दिन मंदिर बनता और गाय घास चरने गई थी, क्योंकि उस दिन तो थी। एनीवे, तो चलो कुछ करके मैंने वो ढूंढ लिया, गाय नहीं थी, वहाँ से मैंने राइट टर्न लिया।